हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट एफ कैट के लिए जितना भी डिफेंस से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हैं उसी के साथ जो करंट ओरिएंटेड जीके रहे हैं उसको डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। एक तो देखो रीजनिंग का जो कंप्लीट रीजनिंग है उसको कवर कर चुके हैं, तो एक बार उसको ट्राई कर लेना है ना। वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोड हो चुका है तो उसको एक बार कवर कर लेना। पूरा कंप्लीट रीजनिंग सिंगल वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कवर करने वाले हैं डिफेंस जीके को। कंप्लीट डिफेंस जीके होने वाले हैं, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका जो जितना भी एफ कैट से रिलेटेड जो मिसलिनियस टॉपिक बच गए जैसे कि अवार्ड हो गए है ना, फेस्टिवल्स हो गए, फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब चीज का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से उसको रीड कर सकते हो। तो उसको जो है स्टैटिक है, जस्ट इसको रीड करना है, तो उसका यहाँ पे क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो जाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं एफ कैट का कंप्लीट डिफेंस जीके को सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, क्योंकि जितना समझाने का है उसको यहाँ पे कवर करेंगे, और जिसे अपने लेवल में कवर कर लोगे उसको जो है आगे वन बाय वन करके कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि जो हम लोग इंडियन आर्मी बोलते हैं, इंडियन नेवी बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स बोलती है, अंदर किसके आते हैं, है ना, कौन इसको हेड करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऊपर में होते हैं प्रेसिडेंट, और सबको पता है कि प्रेसिडेंट जो है ये तीनों फोर्सेस का हेड होते हैं, है ना। तीनों फोर्सेस का जो हेड प्रेसिडेंट को बोले जाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो भी है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए गए हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेसिडेंट सेंट्रल पोजीशन में प्लेस करते हैं। अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट अलग है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है। तो उसी के रेस्पेक्ट में एक डिपार्टमेंट है या फिर एक मिनिस्ट्री है जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन सा मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। अब इस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों हेड को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, मतलब तीनों जो फोर्सेस हैं उसको मेजर यहाँ पे डिसीजन लेने का काम हो गया, तीनों फोर्सेस को कंडक्ट करने का काम, कॉन्फ्रेंस करने का काम जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, सीडीएस के द्वारा किए जाते हैं। ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे जो ऑपरेशंस कंडक्ट होंगे ये जो जितना भी तीनों फोर्सेस है रेस्पेक्टिवली फोर्स के द्वारा किए जाते हैं। एक बार ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो तीनों फोर्सेस का कॉन्फ्रेंस हेड करने का काम सीडीएस के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर फंक्शनल यूनिट की तरफ जाओगे, फंक्शंस करने का टाइम में जाओगे, तो इंडियन आर्मी का फंक्शन अलग है। तो इंडियन आर्मी का जो चीफ होगा वो फंक्शन उसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज करो इंडियन आर्मी का कोई ऑपरेशंस कंडक्ट करना है, ठीक है, ऑपरेशंस करना है, तो इस ऑपरेशंस करने का डिसीजन कौन लेगा? ऑपरेशंस में इंजेज कौन होंगे? इंडियन नेवी वाले होंगे क्या? नहीं होंगे। इंडियन आर्मी का जब ऑपरेशंस है तो इंडियन आर्मी के लोग जाएंगे। अब इस इंडियन आर्मी का जो है ऑपरेशंस करने के लिए सीडीएस का परमिशन की जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन जो है इंडिविजुअल जो फोर्सेस है उसके द्वारा किए जाते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सब समझना। उसी के रेस्पेक्ट में मिनिस्ट्री को पता होना चाहिए। देखो एक होता है फैक्ट्स, फैक्ट्स जो है अपने लेवल में कर सकते हो, तो उसको जो है एक बार रीड करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें समझाने का नहीं होगा उसमें, क्योंकि इस वीडियो को जो है प्रॉपरली एफकेट ओरिएंटेड बनाना है, अननेसेसरी का यहाँ पे बात नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो गया, ये कोर डिपार्टमेंट है ना। डिपार्टमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसको कवर करोगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हो गए, क्योंकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, जितना भी एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं जो डिफेंस यूज हैं, उसको प्रोड्यूस करना, प्रोक्योरमेंट करना, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। फिर अगर रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च भी तो यहाँ पे बढ़ावा देना है, तो डिफेंस फोर्स में अगर रिसर्च करना है ना, डेवलपमेंट करना है, तो उसका अलग डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर हो गए। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे कि आर्मी जो है फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड का, नेवी जो है सेवेंथ लार्जेस्ट नेवी है, और एयरफोर्स जो है फोर्थ लार्जेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना हो तो मैचेस के फॉर्म में क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ तक थोड़ा बेसिक्स ओवरव्यू कवर कर चुके हैं, ठीक है, बेसिक्स हमें पता चल गया। अब बेसिक्स पता चल गया तो वन बाय वन करके जो तीनों फोर्सेस हैं उस तीनों फोर्सेस को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें से पहला फोर्सेस को कवर करेंगे इंडियन आर्मी को।
इंडियन आर्मी जो कि 1 अप्रैल 1895 को इसे फाउंड किए गए थे और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। इसका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, है ना, COAS शॉर्ट में बोले जाते हैं, तो जो जनरल होते हैं इसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। मतलब चीफ ऑफ आर्मी जो होते हैं वो जनरल लेवल के होते हैं। इसका मोटो क्या है आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, ये इसका मोटो है। और ये भी जो आर्मी है, क्योंकि आर्मी अपने लेवल में बिग फोर्सेस हैं, उस बिग फोर्सेस को कवर करने के लिए स्मॉल लेवल में कुछ ट्रूप्स है ना, ट्रूप्स जैसे कि इन्फेंट्री हो गए, आर्म कॉप्स हो गए, आर्टिलरी हो गए, आर्मी एविएशन हो गए, इंजीनियर हो गए। तो इस तरीके से इस फंक्शंस को प्रॉपरली रन करने के लिए कुछ स्मॉल में उसको ग्रुप के फॉर्म में इसको अरेंज किए गए हैं। ठीक है, 7th इसका कमांड होते हैं। इंडियन आर्मी का जो है 7 कमांड होते हैं। नदन कमांड जो होते हैं, जैसे कि ये मैप देखो, ये इंडिया का जो है मैप हो गया। ठीक है, ये सपोज करो इंडिया का मैप है। तो जो नदन कमांड होते हैं ये उधमपुर में है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया को मैनेज करने का काम। तो नदन जो कमांड है उसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। वेस्टर्न कमांड का चांदी मंदिर होता है, पाकिस्तान बॉर्डर में है। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न कमांड का कोलकाता है, इस वाले एरिया में कोलकाता हो गया। सदर्न कमांड में पुणे है, और जो वेस्टर्न कमांड है ये जयपुर साइड है यहाँ पे। ये हो गए जो है ऑपरेशनल कमांड। जो 5 है पूरा ऑपरेशनल कमांड है। और जो सेकंड है 2 यहाँ पे फंक्शनल कमांड होता है, जहाँ पे डे टू डे जो फेनोमेना होता है, स्ट्रेटेजिक्स जो है रिजर्व हो गया, ट्रेनिंग या फिर डॉक्ट्रिन, कुछ रूल्स बनाना है, कुछ रेगुलेशन बनाना है, तो उसमें फंक्शनल कमांड में बनाए जाते हैं। जो कि इंडियन आर्मी का 2 फंक्शनल कमांड है, एक सेंट्रल कमांड और दूसरा होता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो कि सेंट्रल कमांड लखनऊ में है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रैंक लिखे गए, जैसे कि कमांड हो गए। अब इस कमांड को भी कमांडर कौन होते हैं, मतलब जो कमांड है, कमांड लेवल का जो कॉप्स है, उसको कमांड करने का काम लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा किए जाते हैं। कॉप्स को कमांड करने का काम लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। फिर डिवीजन को मेजर जनरल, ब्रिगेड जो है ब्रिगेडियर कमांड करते हैं। जो बटालियन होते हैं उसको लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा कमांड किए जाते हैं। फिर जो प्लाटून होते हैं उसे लेफ्टिनेंट के द्वारा कमांड किए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ निक नेम भी है यहाँ पे, जैसे कि सिख रेजिमेंट का वॉरियर ऑफ फैथ हो गया। ये पूरा रेजिमेंट का नाम है। जो आर्मी है, इस आर्मी, क्योंकि बताया हूं ना कि आर्मी जो है अपने लेवल में वास्ट है ना, बहुत उसका जो एरिया है, कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है। तो उसको हैंडल करने के लिए, फंक्शनल को रनिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से रेजिमेंट में डिवाइड किए गए हैं। जो सिख रेजिमेंट है इसका निक नेम है वॉरियर्स ऑफ फैथ हो गया। गोरखा राइफल है ना, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। ठीक है, तो इस तरीके से फिर राजपूत रेजिमेंट हो गया, असम रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया। तो ये इंडियन आर्मी के अंदर रेजिमेंट है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए। फिर जो इन्फेंट्री है, एक चीज बताया था कि जो आर्मी है ये टुकड़ों में बटे हुए, मतलब कॉप्स में बटे हुए हैं। तो एक कॉप्स यहाँ पे जैसे कि इन्फेंट्री हो गए। इन्फेंट्री जो कि प्राइमरी जो फाइटिंग आर्म होते हैं ये इन्फेंट्री होते हैं। फिर आर्मर जो कॉप्स होते हैं यहाँ पे कवर किया ना, देखो यहाँ पे इसका भी ब्रांचेस बोल सकते हो, कॉप्स ना बोल के ब्रांचेस या फिर आर्म से बोल सकते हो। तो इन्फेंट्री हो गए, आर्मर कॉप्स हो गए, आर्टिलरी हो गए। तो वही चीज यहाँ पे उसका फंक्शन लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ फर्स्ट इन इंडियन आर्मी में है कि कौन फर्स्ट रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन रहे हैं, KM करियप्पा रहे हैं। फिर फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है KM करियप्पा ही रहे हैं 1955 में। तो इंपॉर्टेंट ये जो है जस्ट फैक्चुअल है, इसको अपने लेवल में कवर करोगे। यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिफेंस जीके होने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस करके ध्यान से कवर करना, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कंटेंट कैसे प्रिपेयर है। फिर यहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, विथ लोकेशन के साथ है, उसका हेडक्वार्टर के साथ है, और पर्पस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी के साथ इंडियन आर्मी का रैंक्स भी है। पहले क्या करते हैं कि जो इंडियन आर्मी के जो रैंक हैं, फिर नेवीज के, फिर एयरफोर्स के, इसको इंडिविजुअल कवर करेंगे। इंडिविजुअल कवर करने के बाद इसको इक्विवेलेंट रैंक के हिसाब से कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक भी लिखा हुआ है। लेफ्टिनेंट जो है 2 स्टार का होते हैं, यहाँ पे सिपाही है ना, सबसे जो नीचे लेवल सिपाही है। फिर लेंस नायक हो गया, नायक हो है, फिर हवलदार होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि पूरा इसमें जो गैजेट ऑफिसर है, नॉन गैजेट ऑफिसर है, उसका भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से PPT के फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट फोर्सेस की तरफ इंटर करते हैं, वो है इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स के तरफ
इंटर करते हैं, जिसे 8 अक्टूबर 1932 को फाउंड किए गए थे और इसका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट लिखे गए हैं। चाहे एयरफोर्स का बात कर लो, चाहे नेवी का बात कर लो, चाहे आर्मी का बात कर लो, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। तीनों का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है और इससे जो है हेड करने का काम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका जो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये जो है इसका मोटो है और फोर्थ लार्जेस्ट है तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वेस्टर्न में हेडक्वार्टर दिल्ली है। जो एयर कमांड्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, तो ऑपरेशंस कमांड इसमें 5 है। टोटल 7 कमांड है, उसमें से 5 ऑपरेशन कमांड है और 2 जो है फंक्शनल कमांड है। तो वेस्टर्न कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ईस्टर्न कमांड का शिलोंग है, सेंट्रल कमांड का प्रयागराज में है, सदर्न कमांड का तिरुवनंतपुरम में है और सदर्न जो वेस्टर्न कमांड है ये गांधीनगर है। सेम मेंटेनेंस कमांड हो गया नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड जो कि बेंगलुरु में है। सिंपल सा लॉजिक है ना, फैक्चुअल्स हैं तो ज़्यादा इसमें कवर नहीं करना है। एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे लिखे गए हैं। उसी के साथ कौन फर्स्ट रहे हैं एयरफोर्स में वो भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल सर जो है थॉमस इम्स्ट रहे, जो कि ये क्या हो गया, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब जो एयरफोर्स का स्टाफ रहे हैं वो इंग्लैंड रहे हैं। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ कर रहे हैं मार्शल सुब्रतो मुखर्जी रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रैंक भी है, रैंक जैसे कि मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल हो गया, एयर मार्शल हो गए। ठीक है, ये तो हाईएस्ट रैंक रहा, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट जैसे कि ऑफिसर रैंक का है, यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर हैं, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, फिर उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर हो गया, फिर विंग कमांडर हो गए। अभी ये 2 बेस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक 2025 में जो कंडक्ट किए गए थे पहला पेपर, ठीक है, फर्स्ट फेज का, तो उसमें एक में जो है पहला में पूछे गए थे स्क्वाड्रन लीडर का जो इक्विवेलेंट रैंक है किसमें, आर्मी में है, उसको पूछ लिए थे। और 2025 में ही सेकंड जब पेपर कंडक्ट किए गए थे तो विंग कमांडर से और इंडियन आर्मी से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इंडियन नेवी में कवर करते हैं। फिर इंडियन नेवी का जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको कवर करते हैं। इसे जो है इस्टेब्लिश किए गए थे 26 जनवरी 1950, है ना, रिपब्लिक डे जो होते हैं इसी, या फिर रिपब्लिक जो नेवी होते हैं, है ना, रिपब्लिक नेवी, इसको क्योंकि फाउंड ही किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। इसे भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हेड किए जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कमांडर है। और जो प्रोफेशनल हेड है, प्रोफेशनल हेड मतलब जो फंक्शनल हेड होते हैं उसको यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो चीफ ऑफ नवल स्टाफ जो है इसका प्रोफेशनल हेड होते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और साम नो वरु इसका जो है मोटो है। यहाँ पे स्टेटस जो है कि ब्लू वाटर नेवी ये भी नाम से जाने जाते हैं। इसका भी 7 कमांड है, जिसमें से 3 ऑपरेशनल कमांड है और 4 इसमें जो है फंक्शनल कमांड है। वेस्टर्न कमांड जो कि मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में है और सदर्न कमांड कोची में है। तो उसी तरीके से फंक्शनल कमांड भी यहाँ पे है। इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो एक कंफ्यूजन होता है कि आईएनएस का मीनिंग क्या होता है। आईएनएस का मीनिंग होता है इंडियन नवल शिप, इंडियन नवल शिप, ये जो है आईएनएस का फुल फॉर्म होता है। तो आईएनएस शिवाजी जो कि कोनावला महाराष्ट्र में है, क्या करता है, इसका काम क्या है, मैराइन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ से पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, ऑल ट्रेनिंग सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। फर्स्ट कर रहे हैं इंडियन नेवी में, जैसे कि फर्स्ट चीफ ऑफ नवल स्टाफ जो कि सर एडवर्ड पेरी रहे हैं। ये कब का टाइम बता रहे हैं, ये जब ब्रिटिश का टाइम रहे, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में रहे हैं, तो उस समय इंडिया तो रहे हैं, तो इंडिया में जो इंडियन नेवी का चीफ रहे हैं तो ये बनाए गए थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नवल स्टाफ कर रहे हैं आरडी कटारी रहे हैं। ठीक है, रैंक भी यहाँ पे जैसे कि सीमेन सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट आएगा, फिर लीडिंग सीमेन हो गया, फिर पेटी ऑफिसर है, फिर चीफ पेटी ऑफिसर हो गया। तो इस तरीके से इसका स्मॉलेस्ट से हायर रैंक तक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, स्टार के फॉर्म में भी है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट का सिंपल सा मतलब है जैसे कि आर्मी हो गया, आर्मी में लेफ्टिनेंट है तो सेम इसी के रैंक में जो है नेवी में कौन रहेगा, सब लेफ्टिनेंट मिलेगा, है ना, पूरा ऑफिसर रैंक का है। और एयर फोर्स में जो है सेम इसका इक्विवेलेंट जो है फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्मी है इसमें कैप्टन होगा, तो कैप्टन में जो है उसके बाद
नेवी में लेफ्टिनेंट होते हैं और एयर फोर्स में जो है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक पूरा जो फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस हैं, डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। अब इंटर करते हैं कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स की तरफ, क्योंकि पहले ही बता दिया हूँ कि जितना भी यहाँ पे डिफेंस जीके कवर करेंगे वो एफकेट ओरिएंटेड है। तो एफकेट ओरिएंटेड है तो जिसमें गैलेंट्री अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो जो गैलेंट्री अवार्ड है इसे फोर्सेस को दिए जाते हैं। अब गैलेंट्री जो अवार्ड है ये दो तरीके के होते हैं। एक गैलेंट्री अवार्ड जो कि वार टाइम के लिए दिए जाते हैं, है ना, अगर वार टाइम चल रहा है, वार टाइम सिचुएशन है, तो वहां पे जो एक्सेप्शनल कैटेगरी होते हैं या फिर एक्सेप्शनल जो सर्विस दिए जाते हैं उसके लिए वार टाइम जो है अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है पीस टाइम। ठीक है, पीस टाइम या फिर पीस कैटेगरी में दिए जाते हैं कि अगर कहीं पे वायलेंस है तो उसमें पीस बना लिए, या फिर पीस टाइम में जो है एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड किए हो तो उस कैटेगरी के लिए दिए जाते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड दो तरीके के होते हैं, एक वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड और दूसरा होता है पीस टाइम। जिसमें से वार टाइम में सबसे ऊपर जो हाईएस्ट अवार्ड होते हैं वह है परमवीर चक्र अवार्ड, जिसे पीवीसी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हाईएस्ट अवार्ड होते हैं, 1950 में इस्टेब्लिश किए गए थे और ये सुप्रीम ब्रेवरी को यहाँ पे फेस करते हैं, सुप्रीम ब्रेवरी को यहाँ पे दिखाते हैं ड्यूरिंग वार टाइम। उसके बाद जो है इसका सेकंड पोजीशन में आता है महावीर चक्र, जो कि सेकंड हाईएस्ट है 1950 में, तीनों को ही फाउंड किए गए थे। फिर वीर चक्र है जो कि थर्ड हाईएस्ट है। सेम जो है इसी कैटेगरी में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं, जैसे कि हाईएस्ट है इसमें अशोक चक्र होता है, 1952 में तीनों को फॉर्म किए गए थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो किसको किसको दिए गए हैं इस गैलेंट्री अवार्ड को, तो देखो एक थोड़ा सा पोजीशन याद रखना, सबसे ऊपर में हाईएस्ट अवार्ड होता है परमवीर चक्र, क्योंकि ये वार टाइम के लिए दिए जाते हैं। फिर अशोक चक्र हो गया, ठीक है, अशोक चक्र के बाद महावीर चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर वीर चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा हाईएस्ट से लोवेस्ट इस तरीके से देखो, हाईएस्ट तो सभी है अपने लेवल में, सब भी हाईएस्ट हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब किसको दिए गए हैं जो परमवीर चक्र अवार्ड हैं, ये किसको दिए गए हैं पूरा हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि मेजर रैंक के रहे हैं, ये जो है 4th बटालियन से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट से। अब इसे जो है 1947 3 नवंबर 1947 एक्शन किए गए थे, जब कश्मीर ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे, तो उसमें एक्सेप्शनल मतलब ये वार टाइम की कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पे इसे जो है इस अवार्ड से अवार्डेड गए थे। कौन सा अवार्ड है, परमवीर चक्र अवार्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से सब अवार्डिस का नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, रैंक भी है, कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, एक्शन डेट है, कॉन्फ्लिक्ट या फिर नोट्स, और इस एक्स्ट्रा यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए दिए गए थे, कहाँ पे क्या एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड किए गए थे, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, समझ आ गया। चलो यहाँ तक तो गैलेंट्री अवार्ड हो गया, दो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंटर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जितना भी इंडिया में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इसको कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे पहला सिक्योरिटी फोर्सेस है वो है असम राइफल। असम राइफल इसे जो है 1835 को फाउंड किए गए थे, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। एक्चुअली अपने लेवल में फैक्चुअल है, ठीक है, इसको अपने से भी पढ़ोगे कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो इसका जो मेन क्रक्स है, थीम है, उसको बस यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। इसका जो मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नदर्न इंडिया, क्योंकि जो असम राइफल है ये नदर्न इंडिया में ही कंडक्ट किए जाते हैं। ये अगर लोकेशन अगर देखोगे तो ये जो असम एरिया है, इस असम एरिया में जो है कंडक्ट होते हैं, और इसका मेन पर्पस है जितना भी इंसर्जेंसी है, और मोस्टली इंसर्जेंसी जो है नदर्न इंडियन स्टेट में ही देखने को मिलता है। ये जो नदर्न इंडियन स्टेट है ना, यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी है, बहुत सारे बॉर्डर है, जैसे कि म्यांमार का बॉर्डर हो गया, और मोस्टली जो बॉर्डर होते हैं वो म्यांमार के साथ कंडक्ट होते हैं। फिर नीचे थोड़ा आओगे तो बांग्लादेश बॉर्डर पड़ गया, फिर उसी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये सब असम राइफल के अंदर आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नेम भी यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो है एनएसजी, जो कि 1984 में इसे फॉर्म किए गए थे, और ये जो है इलाइट काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशल फोर्सेज हैं। ठीक है, स्पेशल फोर्सेज जैसे कि काउंटर करना टेररिज्म को, हॉस्टेज रेस्क्यू करना, वीआईपी प्रोटेक्शन हो गया, एंटी हिजैकिंग ऑपरेशन हो गए, इन सब चीज में जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एनएसजी के होते हैं। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उसका जो ड्रेस होते हैं वो वैसे टाइप के हैं। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये जो है मोटो है। हेडक्वार्टर मानेसर हरियाणा में है। फिर सीआईएसएफ आ गए, सीआईएसएफ जिसे
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोले जाते हैं। जितना भी गवर्नमेंट का मेन फोर्सेस है, मेन इंडस्ट्रियल यूनिट है ना, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, तो इन सब चीज को सिक्योरिटी पहुंचाना, सुरक्षा करना, ये सब जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। शॉर्ट में CISF बोलते हैं। 1969 में इसे फाउंड किए गए थे और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 में इसे फाउंड किए गए थे। ड्यूटी अनटू दैट इसका मोटो है। और मेन जो BSF का जो मकसद है, जितना भी बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर में जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर एरिया में जो है प्रोटेक्ट करना, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, प्लस उसी के साथ कोई इन्फ्लेंट्रेशन ना हो पाए, है ना, इलीगल माइग्रेशन ना हो पाए, प्लस उसी के साथ इंडियन जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना BSF का मेन एम है, रोल है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इसे 1963 में फाउंड किए गए थे। सीमा सुरक्षा भविष्य रक्षा, ये जो है मोटो है सशस्त्र सीमा बल का। नेक्स्ट है ITBP। ITBP का मेन एम है जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस के द्वारा किए जाते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, अगर इसका लोकेशन देखोगे तो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड वाले लोकेशन होते हैं, ठीक है। इंडिया चाइना जो बॉर्डर है हाई एल्टीट्यूड वाले लोकेशन होते हैं, तो उसी के अनुसार जो है ITBP जो फोर्सेस होते हैं उसको ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड जो है पेट्रोलिंग करना है, जो इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, डिजास्टर रिलीफ यहाँ पे पहुंचाना है, प्लस उसी के साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ना। सीमा सुरक्षा देश रक्षित, ये जो है मोटो है ITBP का। नेक्स्ट आते हैं टेरिटोरियल आर्मी। TA शॉर्ट फॉर्म है। 1949 में इसे फाउंड किए गए थे और ये एज अ रिजर्व पुलिस या फिर ये जो है रिजर्व फोर्स है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी को अगर जब जरूरत पड़े तो TA को यहाँ पे बुलाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेना हमारी देश हमारा मोटो है और इसका जो मेन रोल है वही है सप्लीमेंट करना इंडियन आर्मी का। जो रेगुलर आर्मी है या फिर इंडियन आर्मी है उसको एज अ सप्लीमेंट के तौर पे टेरिटोरियल आर्मी है। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसे 1977 में फाउंड किए गए थे। जितना भी कोस्टल एरिया है, क्योंकि इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 7,1500 ऑलमोस्ट इतना जो किलोमीटर है ये पूरा कोस्टल एरिया है इंडिया का, तो यहाँ पे जो है पूरा सिक्योरिटी पहुंचाना है ना, कोस्टल एरिया को मेंटेन करना, ये सब इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वयम रक्षमाम वी प्रोटेक्ट, ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है। और कोस्टल एरिया में सर्च करना, रेस्क्यू करना, एंटी पायरेसी, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है, मेन एम है। फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो कि NCC है 1948 में, इसे जो है मेन इसका मेन पर्पस है वो है यूथ डेवलपमेंट, ठीक है। यूथ डेवलपमेंट हो सके, उसी के साथ डिसिप्लिन आ सके, लीडरशिप जो है उसको इनकरेज कर सके, पेट्रोटिज्म अमॉन्ग यूथ में जो है इसको स्प्रेड कर सके, ये जो है मेन एम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अब देखो यहाँ तक जो इंडियन फोर्सेस हैं, जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको भी कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कवर करेंगे, वो है पूरा जितना भी एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, इसको कवर करते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन फोर्स में, क्योंकि इंडियन फोर्स में जो एयरक्राफ्ट जो है यूज किए जाते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में कौन कौन से? एक जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो है फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। सेकेंड कैटेगरी के होते हैं जिसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है वो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये 3 एयरक्राफ्ट हैं और इन 3 एयरक्राफ्ट को जो है पूरा डिफाइन इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि फाइटिंग, जैसे कि वार टाइम हो गया तो वार टाइम में यूज किए जाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट। अब फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज किए जाएंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल रहेंगे, फोर्सेस रहेंगे, तो उसको अगर कोई जरूरत पड़ गए, है ना, तो जरूरत पड़ गए तो उसमें जो है सामान कुछ जरूरत पड़ गया या फिर इक्विपमेंट का अगर शॉर्टेज हो रहा है तो उसको यहाँ पे पहुंचाने का काम किसके द्वारा किए जाएंगे? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा किए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि वहां पे फाइट कर रहे हैं, अगर कोई शॉर्टेज हो गया, इक्विपमेंट का शॉर्टेज हो गया तो फिर से जो है वापस आएंगे, ऐसा नहीं। वो जो है कंटिन्यू रहेगा, जो वार चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा किए जाएंगे।
फिर रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, तो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट का। फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से एक है सुकोई Su-30 MKI, जो कि एयर सुपरियोरिटी फाइटर है। इसका नाम याद रखना, कुछ फीचर्स भी यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। एयर टू एयर कॉम्बैट है, ये जो यूजेस हैं, जो पर्पस है, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के जो मिसाइल्स होते हैं उसमें जब कवर करेंगे तो ये कवर होगा एयर टू एयर मिसाइल्स हो गया। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को थोड़ा याद रखोगे। सुकोई 30 MKI हो गया। फिर HAL तेजस हो गया, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी याद रखोगे, है ना, रोल याद रखोगे, कब इंट्रोड्यूस, ये सब चीज को याद रखना है ना। और अपने लेवल में बस कवर करना है, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ लिखा है, वही चीज़ को मैं बोलूँगा तो इससे मतलब क्या होगा। एम टारगेट है मिनिमम इफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट लो, और जो जितना मिनिमम इफर्ट लगा रहे हो उसको मैक्सिमम इफर्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर डिजॉल्ट जो है राइफल हो गया, जो कि डिजॉल्ट राइफल मतलब मल्टी रोल फाइटर है। डिजॉल्ट एविएशन जो है मैन्युफैक्चर किए गए हैं। एयर सुपरियोरिटी हो गया, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हो गया, रिकनेसेंस हो गया, न्यूक्लियर स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, ये सब जो है इसका रोल है। 2020 में इसे इंट्रोडक्शन किए गए थे इंडियन एयरफोर्स में। फिर MiG-20 बिशॉन हो गया, जो कि एक इंटरसेप्टर है, रशिया से ओरिजिन है ये। मैन्युफैक्चर इसे किए गए थे, मिक्योन के द्वारा मैन्युफैक्चर एक्चुअली किए गए थे, लेकिन बाद में अपडेट किए गए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। सिंगल सीटर है ये। फिर MiG-29 UPG हो गया, ठीक है। उसी के साथ जो है जागौर हो गए हैं, जागौर एयरक्राफ्ट है। माइरेज 2000 हो गया। फिर MiG-27 है, HAL अजीत है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अब कवर करेंगे हेलीकॉप्टर को, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कवर कर चुके हैं जितना भी एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है स्पेशली, उसको डिस्कस किए हैं। अब कवर करते हैं हेलीकॉप्टर्स की तरफ। अब हेलीकॉप्टर्स में इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हैं HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, उसी के साथ HAL रुद्र हो गए, है ना। फिर Mi-17V5 हो गया, Mi-26 है, HAL-64E अपाचे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से सब कवर करना है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी पूरा नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, फैक्चुअल है, तो ज़्यादा इसमें हमें कवर नहीं करना है ना, समझाने का ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंडियन अनमेन्ड एरियल व्हीकल भी दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे DRDO नेत्र हो गया, इंडियन ओरिजिन है। DRDO निशांत हो गया। फिर इसका क्या रोल है, स्पेशल स्टेटस भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट इंटर करते हैं, वो है आर्म फोर्सेस का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B। अब प्रोजेक्ट 15B इसका क्या यहाँ पे फीचर्स हैं, यहाँ पे जो यूज़ किए जाएंगे पूरा स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, रडार बेस्ड यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। इक्विप्ड विथ ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं उसका यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फिर 12 एक जो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस के लिए, ये सब कुछ इसका फीचर्स हैं। की फीचर्स है प्रोजेक्ट 15B का। अब इस प्रोजेक्ट 15B में कौन कौन से शिप आते हैं, बस ये याद रखना है। प्रोजेक्ट बी जो है 15B, कुछ इसका फीचर्स याद रखोगे, और इसी के साथ कुछ इसमें इसका कुछ नाम है, जैसे कि INS इंडियन नवल शिप विशाखापट्टनम हो गया, कब कमीशन किए गए हैं ये याद रखना है। फिर INS मोरमुगांव हो गया, INS इम्फाल है, INS सूरत है। ये सब अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जितना भी नेम अभी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं ये सब प्रोजेक्ट 15B की तरफ बनाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट है क्या, देखो इंडियन फोर्सेस में जो प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं उसका मेन एम है कि जितना भी शिप्स है उसको बिल्ड किया जा सके, और बिल्ड ऐसे करना है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो। एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी चल रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है फ्यूचर बिल्ड भी हो, फ्यूचर प्रूफ हो। ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट एक है प्रोजेक्ट 15A, इसे कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। याद रखना जो प्रोजेक्ट 15A है, ये जितना भी मिसाइल इसमें रखे गए हैं वो पूरा डिस्ट्रॉयर मिसाइल है। डिस्ट्रॉयर मतलब जिससे डिस्ट्रॉय किया जा सके, अगर सामने से कोई टारगेट आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, तो उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा सके। जैसे कि INS कोलकाता हो गया, INS कोची है, INS चेन्नई हो गया, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 28 जो कि
कामोटा क्लास भी बोलते हैं। कामोटा क्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट 28 है इसके अंदर सबसे पहले जो नवल शिप यहाँ पे प्रिपेयर किए गए थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे, वो है INS कामोटा, तो इसीलिए इसको कामोटा क्लास बोलते हैं। और जो प्रोजेक्ट 28 है या फिर कामोटा क्लास में जितना भी सबमराइन है ना, जितना भी सबमराइन आएंगे वो सब एंटी सबमराइन होंगे, मतलब जो सामने से जो सबमराइन आ रहे हैं उसको अटैक करने के लिए सबमराइन होंगे। ठीक है, तो इसे 2014 में कमीशन किए गए थे। इसके बाद प्रोजेक्ट 75 है, इसका जो है अभी नया एक और वर्जन आया है, प्रोजेक्ट 75-1 करके। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा एडवांस है प्रोजेक्ट 75 से। जो प्रोजेक्ट 75 है जो काल्वरी क्लास बोलते हैं, और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है। ठीक है, डीजल के साथ भी और इलेक्ट्रिक के साथ भी दोनों से इसको रन किए जा सकते हैं, और ये अटैक सबमराइन है, जैसे कि INS काल्वरी हो गया। और INS काल्वरी फर्स्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्शन जो है या फिर इसके बिल्ट किए गए थे INS काल्वरी को, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर आते हैं, जो कि लीड सबमराइन ऑफ क्लास हो गया। स्टील्थ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है, जो कि अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A। जो प्रोजेक्ट 17A है ये नीलगिरी क्लास के हैं। क्यों नीलगिरी क्लास के हैं? क्योंकि फर्स्ट शिप यहाँ पे प्रिपेयर किए गए थे वो है INS नीलगिरी। कुछ की फीचर हैं प्रोजेक्ट 17A के, जैसे कि स्टील्थ डिजाइन टू रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन हो गया। इक्विप यहाँ पे भी ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, ये सब क्या है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस, ये सब क्या है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे, है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहने वाला। देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं जितना भी अभी मिसाइल से डिस्कस किए हैं, है ना, जितना भी मिसाइल डिस्कस किए हैं, इस मिसाइल को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी होते हैं? एक कैटेगरी होता है बेस्ड ऑन लॉन्च प्लेटफॉर्म, मतलब लॉन्च कहाँ से कर रहे हो, एयर से लॉन्च कर रहे हो या सरफेस से लॉन्च कर रहे हो या फिर सबमराइन से लॉन्च कर रहे हो, लॉन्च कहाँ से कर रहे हो, तो इसके बेस में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल, कुछ ऐसे मिसाइल जो है कवर किए होंगे, पढ़े होंगे, जिसपे से सरफेस टू एयर मिसाइल बोले गए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल का सिंपल सा मतलब है इसे लॉन्च किए जाएंगे सरफेस से, और जो टारगेट किए जाएंगे वो सरफेस को ही टारगेट किए जाएंगे। ठीक है, लैंड से लॉन्च किए जाएंगे और सरफेस में टारगेट किए जाएंगे, जैसे कि अग्नि मिसाइल हो गया, पृथ्वी मिसाइल हो गया, ये सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट आता है सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब लॉन्च तो किए जाएंगे सरफेस से, लेकिन इसका जो टारगेटेड पॉइंट होगा वो एयर की तरफ होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आकाश हो गया, S-400 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे लॉन्च किए जाएंगे एयर से और टारगेट भी एयर में किए जाएंगे। ठीक है, सेम नेक्स्ट और आता है वो है रेंज के हिसाब से, है ना, रेंजेस के हिसाब से। कैसे रेंज? कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा सुने होंगे। तो जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है इसका मतलब होता है कि अप टू 100 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा। ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल मतलब जो है अप टू 1000 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा। फिर मीडियम रेंज मिसाइल हो गया, जो कि 1000 से 3000 तक नॉर्मली रहते हैं। फिर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल हो गया, जो कि 3000 से 5500 किलोमीटर तक रहते हैं। और जो 5500 किलोमीटर से अबव हो गए, प्लस में हो गए, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सेम जो है गाइडेंस या फिर ट्राजेक्टरी के हिसाब से भी किए जाते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पैराबोलिक ट्राजेक्टरी को फॉलो करते हैं। मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि ये पूरा अर्थ हो गया, अब अर्थ से इसको ऊपर भेजना है। ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक ट्राजेक्टरी पाथ को फॉलो करते हैं, ये जैसे कि लोकेशन हो गया। अब यहाँ से सपोज करो कि बैलिस्टिक मिसाइल को आगे भेजना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे भेजेंगे, इस तरीके से। ये जो है इसका मेन पाथ होगा ऐसा, मतलब ये ट्राजेक्टरी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म में होते हैं, तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। जैसे कि अग्नि सीरीज का जितना भी मिसाइल है इसी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल सिंपल सा है बैलिस्टिक मिसाइल से। जो क्रूज मिसाइल होते हैं, पहली बात लो लैटिट्यूड में होते हैं, और जिस तरीके से जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं नॉर्मल, उसी के हिसाब से चलते हैं क्रूज मिसाइल। जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, निर्भय मिसाइल हो गया। फिर एक आता है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड का मतलब होता है जिससे गाइड किया जा सके, जैसे कि अगर कोई मिसाइल को इस तरीके से टारगेट किए हो, और अब जो है फ्यूचर में सपोज कर इसको थोड़ा इसका जो डायरेक्शन है उसको ओरिएंट करना है ना, या फिर कोई ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मूव ऑन करना है, तो इसको गाइड किया जा सके कि यहाँ पे जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। दूसरा टाइप है वो है बेस्ड ऑन स्पीड।
स्पीड के बेस्ड में भी जो है मिसाइल्स को डिवाइड किए गए हैं। कैसे, देखो यहाँ पे एक नंबर शो कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं मार्च नंबर। मार्च नंबर क्या है कि एक स्पीड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं। जैसे कि अगर एक मार्च नंबर से अगर कम आ गए तो उसे बोले जाएंगे सबसोनिक। मतलब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी ये मिसाइल है, पार्टिकुलर मिसाइल है, और इस मिसाइल का जो स्पीड है ये सब सोनिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो मार्च नंबर है वो 1 से कम होंगे। समझ पा रहे हो? अगर मार्च नंबर 1 से 5 के बीच आ गए तो सुपरसोनिक होगा, और मार्च नंबर अगर 5 से ज्यादा जा रहे हैं, कोई भी मिसाइल का जो मार्च नंबर अगर 5 से ज्यादा जा रहे हैं तो उस कैटेगरी में इसको हाइपरसोनिक बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड के बेस में भी इसे डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि सबसोनिक का निर्भय हो गया, सुपरसोनिक का ब्रह्मोस हो गया, हाइपरसोनिक का जो है शौर्य हो गया, इस तरीके से। क्लियर है? फिर बेस्ड ऑन टारगेट, टारगेट के फॉर्म में भी डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल हो गया। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब होता है कि डायरेक्टली टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल को बनाए गए हैं, उसका मेन टारगेट वही होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में नाग हो गए, जो है स्पाइक हो गए। फिर एंटी शिप मिसाइल हो गया। उसी के रेस्पेक्ट में वारहेड मिसाइल होता है जो कि कन्वेंशनल मिसाइल होते हैं। कन्वेंशनल मतलब यहाँ पे हाई एक्सप्लोजिव जो वारहेड है उसको यूज किए जाते हैं। और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल में जो है न्यूक्लियर को हेड किए जाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे कि फायर एंड फॉरगेट हो गया, जिसमें हमें कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि ये कोई पर्टिकुलर मिसाइल है, अगर यहाँ पे छोड़ना है तो डायरेक्टली इस तरीके से उसको छोड़ दिए जाते हैं। अब वहीं पे जाके टारगेट करके उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है यहाँ पे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होते। जैसे एक बार लॉन्च कर दिए हो, एक बार जैसे ही टारगेट सेट कर दिए तो उसके बाद कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ता। फिर लेजर गाइडेड हो गया, जो कि लेजर डेस्टिनेशन बेस इसको प्रिपेयर किए जाते हैं। रडार गाइडेड हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मिसाइल के जिसको प्रिपेयर यहाँ पे किए गए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। तो देखो यहाँ तक अब समझ आ गया कि कितने टाइप के मिसाइल होते हैं, किसके बेस में जो है टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। हर एक टाइप को, मिसाइल के हर एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस कर लिए, चाहे वो ट्राजेक्ट्री के फॉर्म में हो, चाहे स्पीड के फॉर्म में हो, चाहे जो है टारगेट बेस्ड हो। अब क्या करते हैं, वन बाई वन करके जितना भी टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, है ना, जैसे कि सरफेस टू एयर हो गया, फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गया, इन सब चीज का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जितना जो है एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करते हैं। जैसे देखो, मिसाइल का नाम है अस्त्र MK1 हो गया, इंडियन ओरिजिन है। ये जो है पूरा रेंजेस लिखे गए हैं 110 किलोमीटर। और ये जो है एक्टिव रडार है, मतलब गाइडेंस का मतलब होता है कि किस टाइप का मिसाइल है, क्या वो इंफ्रारेड मिसाइल है, क्या वे जो है रडार मिसाइल है, क्या वे एक्टिव रडार मिसाइल है, इस तरीके से। ठीक है, कुछ एयरक्राफ्ट है जैसे कि Su-30MKI हो गया, तेजस हो गए। सेम उसी के और एग्जाम्पल जैसे कि अस्त्र सेकंड हो गए, इंडियन ओरिजिन है। अस्त्र थर्ड हो गए जो कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ और मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल में सरफेस टू एयर मिसाइल कौन कौन से हैं इंडिया के पास, तो आकाश मिसाइल हो गया, है ना, आकाश NG मिसाइल हो गया, बराक 8 मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, पृथ्वी एयर मिसाइल हो गए। ठीक है, आकाश प्राइम हो गए, फिर SPY-DER मिसाइल हो गए। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयर टू सरफेस मिसाइल भी हैं। उसी के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हैं, जैसे कि अग्नि फर्स्ट हो गया। अब ये अग्नि फर्स्ट जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब समझ आ गया ना कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोलते हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन है, इंटरमीडिएट का कौन है, मीडियम का कौन है। आई होप कि अब ये समझ आ गया होगा। और सेम जो है अब ये भी समझ आ गया होगा कि ये वारहेड क्या होता है। दो ही वारहेड होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक होता है न्यूक्लियर। कन्वेंशनल मतलब पुराना जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वही, लेकिन एट प्रेजेंट में जो है न्यूक्लियर वेपन का यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है ये मॉडर्न फेस का है। कन्वेंशनल मतलब एज कंपेयर टू प्रेजेंट थोड़ा सा पुराना हो जाता है। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर पृथ्वी 1 से थर्ड है, जो कि सब एग्जाम्पल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का। सेम जो है क्रूज मिसाइल का एग्जांपल जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, जो कि लैंड में, सी में, एयर से भी टारगेट किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। समझ आ रहा है अब सुपरसोनिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखो सुपरसोनिक जो कि मार्च नंबर 1 to 5 हो, एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रह्मोस भी लिखा हुआ है ना, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक। अब समझ आ रहा होगा।
कुछ इंडियन जो है डिफेंस मिसाइल भी है यहाँ पे, है ना, एक बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली अब समझ आ जाएगा। फिर सबमराइन लॉन्च भी यहाँ पे है, इंडिया एंटी टैंक, पूरा इंडियन मिसाइल्स हैं ये पूरा, ठीक है। फिर कुछ लेटेस्ट में इंडियन मिसाइल को या तो कमीशन किए गए हैं या तो लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि प्रलय हो गया, है ना, जो कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 से 500 किलोमीटर इसका जो है रेंज है अप्रॉक्सीमेटली। फिर ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज भी यहाँ पे लाए गए हैं। फिर आकाश प्राइम हो गया जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर आकाश एनजी हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। फिर अस्त्र MK-1-2 हो गया। फिर NASM-SR जो कि एक नवल मिसाइल है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2024 से 2025 तक जितना भी इंपॉर्टेंट इंडियन मिसाइल है या तो उसको लॉन्च किए गए हैं या फिर कमीशन किए गए हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो कि कॉम्बैट टैंक, कौन कौन से कॉम्बैट टैंक हैं इंडिया का, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो पूरा आर्मी का डिस्कस किए, अब थोड़ा इंटर करते हैं इंडियन नेवी के पास क्या क्या ऐसे सबमराइन है, ठीक है। इंडियन नेवी के पास भी क्या क्या ऐसे जो है डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है एक क्लास आता है कलवरी क्लास। अब इंडियन जो नेवी का जो जितना भी सबमराइन है ये क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कलवरी क्लास हो गया, फिर नेक्स्ट शिशुनाग क्लास आएंगे, तो इस तरीके से थोड़ा क्लास में डिवाइड है। अब इस जितना भी क्लास में डिवाइडेड है इसका स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, हर चीज यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि जो कलवरी क्लास है पूरा डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है, मतलब डीजल से चलने वाले सबमराइन है, कि इसे जो है जो बिल्ड किए जाते हैं, जो मजगांव डॉक लिमिटेड है मुंबई का विथ फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ। कौन कौन से सबमराइन है, INS कालवरी हो गया, ठीक है, INS कंधेरी हो गया, INS करंज हो गया, ये सब क्या है, ये पूरा एग्जाम्पल है कालवरी क्लास का, पूरा इंपॉर्टेंट शिप्स हैं। अब कालवरी क्लास नाम इसलिए रख दिए हैं क्योंकि फर्स्ट जो शिप बिल्ड किए गए थे वो कौन सा शिप था, कालवरी था, इसलिए इसको जो है कालवरी क्लास के नाम से रख दिए। नेक्स्ट है जो कि सिंधु घोष क्लास सबमराइन है, जो कि किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमराइन है। कौन कौन से INS जो है सिंधु घोष हो गया, फिर INS संधु ध्वज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास का पूरा यहाँ पे सबमराइन लिखे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर सबमराइन भी हैं साथ ही में। यहाँ तक तो हो गया पूरा। अब नेक्स्ट इंटर करते हैं जो कि कुछ ऐसा ऑपरेशंस हैं पास्ट में कंडक्ट किए गए थे आर्मी के द्वारा। पहले आर्मी के द्वारा कंडक्ट किए गए थे उसको डिस्कस करते हैं, फिर नेवी के द्वारा कंडक्ट किए गए थे उसको करेंगे, फिर सेम पैटर्न में एज इट इज एयरफोर्स का। तो जो इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि आर्मी के द्वारा कंडक्ट किए गए थे उसमें से ऑपरेशन पोलो हो गया, 1948 में इसे कंडक्ट किए गए थे हैदराबाद लोकेशन यहाँ पे, जो कि इंटीग्रेशन करना था हैदराबाद को इंटीग्रेशन करना था इंडिया में, उसके लिए। फिर ऑपरेशन विजय हो गया 1961, लोकेशन यहाँ पे गोवा है। फिर उसी के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन गिब्राल्टर हो गया 1965 में, ऑपरेशन ग्लैंड स्लेम है, ऑपरेशन एब्लैज है, ऑपरेशन कैक्टस है। तो ये तो रहा पूरा आर्मी का ऑपरेशन। सेम जो है एयरफोर्स के द्वारा भी एक्सरसाइज नहीं, ये ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे, जिसमें से ऑपरेशन कैक्टस हो गया 1988 में, फिर ऑपरेशन मेघदूत हो गए, ऑपरेशन पवन हो गए। सेम जो है नेवी के द्वारा भी कंडक्ट किए गए थे सेम ऑपरेशन, जैसे कि ऑपरेशन त्रिदेंत है, ऑपरेशन पाइथन है। बता रहा हूँ ना, हर एक चीज यहाँ से कवर हो जाएगा डिफेंस का पूरा जीके। अब यहाँ पे ऑपरेशंस देखे हैं, अब थोड़ा सा कवर कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक एक्सरसाइज होता है जो कि बाइलेटरल है। बाइलेटरल मतलब होता है कि केवल और केवल जिसमें 2 कंट्री इंगेजमेंट होते हैं, 2 कंट्री का पार्टिसिपेशन होता है। एक होता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जिसमें से 2 से ज़्यादा कंट्री का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जैसे कि सूर्य किरण हो गया, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के साथ कंडक्ट करते हैं। मित्र शक्ति हो गया इंडिया श्रीलंका के साथ हो गया, है ना। फिर संप्रीति हो गया इंडिया बांग्लादेश, एकता हो गया इंडिया मालदीव, फिर संवेदना हो गए, संवेदना जो है इंडिया भूटान हो गया। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, ये भी आसानी से कवर हो जाएगा। फिर एयरफोर्स के द्वारा कौन कौन से एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वायु शक्ति हो गया, है ना, वायु शक्ति हो गया, फिर आयरन फर्स्ट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइज लिखे गए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज जो है इंडियन नेवी के द्वारा भी जो एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो 1 बाय 1 करके कवर करोगे
तो आसानी से इजीली कवर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अदर कंट्री के जो मिसाइल हैं उसको भी कवर कर लेना, क्योंकि एफ कैट में जो है मैचेस का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैचेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो अदर कंट्री के मिसाइल्स भी मिक्स कर देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कौन से इंडियन मिसाइल है, या फिर कंट्री का नाम और मिसाइल दे दिए रहेंगे तो उसमें बोलेंगे कि मैच करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अदर कंट्री के भी मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हमें कवर करना है, क्योंकि जहां पे समझाना था उसको समझाया हूं। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट से ही रहेगा। ठीक है, अपने लेवल में भी कवर करोगे तो आसानी से हो जाएगा। फालतू में जो है अननेसेसरी का यहाँ पे बातें करके जो है वीडियो के लेंथ को यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पूरा PDF जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अब क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।